हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश मैक्स। आज 10 अप्रैल है और आज एनडीए और सीडीएस का पेपर हुआ। तो एनडीए के जो 50 क्वेश्चंस इंग्लिश के पूछे गए थे उनको हम लोग थोड़ा जल्दी के साथ आंसर बताते हुए और एक नॉर्मल एनालिसिस करते हुए चलेंगे। केवल ये नहीं कि इसका आंसर ये होगा, बाद में साथ में कारण बताते हुए बहुत डिटेल्ड एनालिसिस हम लोग फिर कभी बाद में करेंगे। अभी शार्ट एनालिसिस करते चलते हैं, मतलब क्या क्यों कैसे होता है इस बात को लेकर के। उम्मीद है आप लोगों ने पेपर बहुत बढ़िया किया होगा। चलिए अपना आंसर मिलाते हैं। ठीक है, एक आध क्वेश्चन का आंसर इधर उधर हो सकता है, कोशिश की जाएगी कि आपको 100% एक्यूरेसी के साथ आंसर दिए जाएँ। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद आवर डिस्कशन। और आप देखिए पहला क्वेश्चन आपका दिखाई दे रहा है। ये क्वेश्चन रीअरेंजमेंट का है, PQRS दिया हुआ है। अब क्वेश्चन पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं, सीधे स्टार्ट करते हैं। शुरू देखिए, दो में विद लगा हुआ है, यहाँ पे विद लगा हुआ है विद देम, और यहाँ लिखा हुआ है विद इन ट्रांसेंट कस्टमर्स। तो ये कस्टमर्स के लिए देम लगा हुआ है, तो जाहिर सी बात है ये वाला पहले आएगा, ये वाला बाद में आएगा। इमीडिएटली बाद में आए ये ज़रूरी नहीं है, मतलब ये है कि एस पहले ही आएगा क्योंकि किसी भी कीमत पर। ठीक है, एस जो है वो आर के किसी भी कीमत पर पहले ही रहेगा। बीच में कोई और सेंटेंस हो सकता है, इधर कोई और हो सकता है। अब यहाँ देखते हैं दोनों में विद लगा है, एक विद एग्री के साथ लगेगा, एक विद डीलिंग के साथ लगेगा। तो लिखा देयर आर मेनी वेज ऑफ डीलिंग। डीलिंग किसके साथ आप डील करेंगे? जाहिर सी बात है कस्टमर्स के साथ। यहाँ कस्टमर्स लिखा हूँ ना, तो डील कस्टमर्स के साथ करेंगे। क्यू के साथ क्या लगा? एस लगा। क्लियर हुई बात? ये जो एस है वो किसके साथ आ रहा है? ये क्यू के साथ आ रहा है, तो क्यू एस हो गया। और ये वाला विद है किसके साथ लगेगा? एग्री के साथ लग जाएगा, तो पी के साथ आर लग जाएगा। क्यू एस पी आर हमारा कौन सा ऑप्शन है? क्यू एस पी आर। ये देखिए बी वाला दिया है, क्यू एस पी आर। क्लियर हो गई बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और ये रहा आपका दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। दूसरे क्वेश्चन में क्या हो रहा है भैया? देखिए दूसरा क्वेश्चन कह रहा है इन द ईयर फॉलोइंग, उसके बाद लिखा इंडिया अचीव्ड रिमार्केबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, उसके बाद लिबरलाइजेशन इन द ईयर। ये सन बता रहे हैं किस साल में मिला है। आगे लिखा द लैंडमार्क रिफॉर्म्स इनॉग्रेटेड वाया। तो किसके वाया हो गया है, किसके जरिए हुआ है? तो वाया देखना होगा कि ये माध्यम बता रहा होगा। क्लियर हो गई बात? तो माध्यम बता रहा होगा, तो माध्यम देखें किसके बाद लगता है। ठीक है ना, तो वाया के बाद हमारा जो माध्यम है, माध्यम वो है लिबरलाइजेशन। तो किसी भी कीमत पर आर जो है एस के बाद होगा। ठीक है ना, ये रिफॉर्म्स है ना, लैंडमार्क रिफॉर्म्स इनॉग्रेटेड। अब ये जो रिफॉर्म्स हैं किसके जरिए होते हैं? लिबरलाइजेशन के जरिए होते हैं 91 में। एस के बाद आर लगेगा, ये हर हाल में होगा। ठीक है ना, और ये जो ईयर की बात हो रही है 91, ये किसके साथ लग रहा है? पी के बाद लग रहा है, क्योंकि इन द ईयर्स फॉलोइंग, इन द ईयर्स उसके बाद फॉलोइंग लिखा हुआ है। क्लियर? उसके बाद इंडिया, उसके पहले से क्या लग रहा है? इंडिया अचीव्ड रिमार्केबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो पहले आ जाएगा इंडिया अचीव्ड रिमार्केबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, उसके बाद इन द ईयर्स फॉलोइंग, फॉलोइंग के बाद ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। क्लियर हो जाएगी बात? फॉलोइंग लैंडमार्क रिफॉर्म्स, रिफॉर्म्स के बाद वाया लिबरलाइजेशन। ठीक है, क्लियर होगा? कौन सा हो गया? तो सबसे पहले तो हमारा क्यू लगेगा। अभी इसमें क्यू किसी में ऑप्शन में दिया ही नहीं है, क्यू एक ही ऑप्शन में क्यू दिया हुआ। क्लियर हुआ? डी हुआ। ठीक है, पूरा सेंटेंस आप मिला के देख लीजिएगा, डी ही है। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 पर। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, वाद से शुरू कर दिया भैया, यहाँ से शुरुआत हो नहीं सकती है, एक जाहिर सी बात है। दूसरा इन द एरेना। ठीक है, क्या कह रहे हैं? इन द एरेना। दिख नहीं रहा होगा आप लोगों को शायद, नहीं बस इतना ही है, वो पेपर के सेटिंग में थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई है, इसलिए लास्ट तक चला गया। ठीक है, आप समझ जाइएगा, यहाँ पे लास्ट में यहाँ तक चला गया है, परहैप्स लिखा हुआ है, आप समझ लीजिएगा उसको। लिखा है वाज द विक्ट्री सिक्योर्ड बाय वुमेन्स हॉकी टीम। ठीक है, ये लिखा हुआ है, वाज लगा हुआ है। अब किसके लिए वर्ब लगाएंगे आप देखेंगे, तो यहाँ लिखा हुआ द ग्रेटेस्ट मोमेंट इन इंडियाज ओलंपिक हिस्ट्री। ये हो गया ग्रेटेस्ट मोमेंट इंडिया की ओलंपिक हिस्ट्री में, ये था कि क्या था। अब इसके बाद हमें वर्ब चाहिए, वर्ब यहाँ लग रही है। एस के बाद क्या आना चाहिए? एस के बाद हमारा पी आना चाहिए। एस के बाद पी किस में है? एस के बाद पी इसमें दिया हुआ है, और एस के बाद पी इसमें दिया नहीं है। एस के बाद पी इसमें भी नहीं दिया है, एस के बाद पी इसमें दिया हुआ है। तो हमारे पास दो ऑप्शन अभी और बच रहे हैं, देखते हैं इसमें से कौन सा हो रहा है। एस पी आ गया, दो में मिला है। एस पी के बाद क्या आना चाहिए? स्टार्टिंग सेंटेंस होना चाहिए ना एक तो ये सी वाले में ये बाद में दिया हुआ है, और ए वाले में पहले दिया हुआ है, तो आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? ए वाला हो जाएगा। क्लियर हुआ? ठीक है, पूरा मिलाना चाहो तो आप मिला सकते हो, कोई बात नहीं है, आपके पास इतनी फुर्सत तो है। तो ये मिला लीजिए, द ग्रेटेस्ट मोमेंट इन इंडियन ओलंपिक हिस्ट्री वाज विक्ट्री सिक्योर्ड बाय वुमेन इन हॉकी टीम।
ठीक है ना। अब हॉकी टीम किसके खिलाफ उन्होंने लिया था, एसपी हो गया। एसपी के बाद क्या लगाओगे आप, एस के बाद क्या होगा, इन द एरेना ऑफ स्पोर्ट परहैप्स अगेंस्ट द ऑस्ट्रेलिया इन टोक्यो ओलंपिक्स, ये हो गई, क्लियर हो गया। तो ये पहला हो गया, ये हो गया दूसरा, ये हो गया आपका तीसरा और ये हो गया आपका चौथा सेंटेंस, क्लियर। चलिए इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। 3 ये हम लोग कर चुके हैं। इन 3 के बाद हमारा जो अगला होगा वो कौन होगा, ये रहा आपका चौथा, ठीक है। तो थोड़ा हमको पेपर सेट करना पड़ेगा इसमें, क्योंकि वो हम अपने से टाइप करके बना नहीं पाए हैं, जैसे पेपर मिला था उसी तरह से सेट कर लिया गया है। तो किसी तरह इसी में मैनेज करके हम लोगों को पढ़ना होगा, क्लियर। आपको दिखाई तो साफ साफ दे रहा होगा, आई थिंक इतना बड़ा, ठीक है। चलिए लिखा है इन द टर्म्स ऑफ जीडीपी ऑफ जीएनपी, ठीक है, इन द टर्म्स ऑफ जीडीपी एंड जीएनपी। आगे लिखा है फॉर गेजिंग द सक्सेस ऑफ अ नेशन, आगे लिखा है व्हिच आर द 2 मेजर, अभी व्हिच रिलेटिव प्रोनाउन है, किसके साथ लगाना होगा, 2 मेजर डिटर्मिनेंट्स। 2 डिटर्मिनेंट्स किसकी बात कर रहे हैं, जीडीपी और जीएनपी के। जीडीपी जीएनपी के बाद हमारा सेंटेंस कौन होगा, पी के बाद आर लगाना हो, ये बात तो तय हो गई, ठीक है, क्योंकि ये जो व्हिच आर किसके लिए लगा है, जीडीपी और जीएनपी के लिए लगा है। पी के तुरंत बाद आर देख लेते हैं किसमें किसमें दिया हुआ है, पी आर, इसमें पी आर दिया नहीं है, इसमें पी आर दिया हुआ है, तो ये एक संभावना इसकी बन रही है, इसमें पी आर दिया नहीं है और इसमें भी पी आर दिया नहीं हुआ है, ठीक है ना। तो आपका आंसर एक में हो गया पक्का, ठीक है। पी आर और किसी में नहीं है, इसके सिवा किसी में पी आर दिया नहीं है, आपका आंसर क्या हो गया, सी हो गया, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, आप पढ़ के देख लीजिएगा, सारा सेंटेंस वही आएगा। सी आपका आंसर हुआ चौथे का, आप पढ़ के देखना चाहो तो आप लगा सकते हो। सी में मैंने बताया एस पी आर क्यू, एस पी आप एस पहले पढ़िए, इकोनॉमिक प्रोग्रेस इज डिटरमिन्ड, ठीक है। डिटरमिन्ड के बाद करोगे डिटरमिन इन टर्म्स ऑफ जीडीपी एंड जीएनपी व्हिच आर द 2 मेजर डिटर्मिनेंट्स फॉर गेजिंग द सक्सेस ऑफ अ नेशन, क्लियर हो गई बात, सी ठीक हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ पीछे कहीं कुछ कटवट गया होगा, देखिए भाई ये फोटो वोटो खींच के बनाया गया है, तो कुछ पेपर में ये सब हो जाता है। अब हम लगाते हैं अगला अपना 5वां क्वेश्चन। 5वां क्वेश्चन लिखा हुआ है, देखिए विद द एब्लॉम ऑफ अ स्टेज आर्टिस्ट, उसके बाद लिखा है दैट दे आर, अब दैट से शुरू नहीं कर पाएंगे हम लोग, और विद द एब्लॉम यहाँ से भी हम शुरू नहीं कर पाएंगे, ये बात तो अब समझ में आ ही रही होगी। उसके बाद लिखा कि दे कैन ट्विस्ट शेक देयर ओब्लिक हेड्स, ये हो गया। उसके बाद मेस्मराइजिंग द ग्लोबल टू, अब ये इससे भी शुरुआत आप नहीं कर पाएंगे। स्टार्टिंग सेंटेंस आप देख लीजिए, तो स्टार्टिंग आर के सिवा किसी से कर ही नहीं सकते हैं, और इसमें पी से स्टार्ट है, इसमें आर से स्टार्ट है, इसमें एस से स्टार्ट है, इसमें पी से, तो एक ही है जिसमें आर से स्टार्ट है। अगर 2 में स्टार्ट होता किसी और से तो हम सोचते, लेकिन एक ही में आर से स्टार्ट हुआ है, कोई बात ही नहीं, हमें स्टार्टर आर मिल गया था, ठीक है। तो इसमें हमारा कौन सा हो जाएगा, इसमें मिल जाएगा बी वाला। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, और ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कर रहे हैं, देखिए फोटो खींचने में थोड़ी गड़बड़ हो गई, पीछे से कुछ यहाँ से कट गया है, ठीक है। लिखा है ऑफ इट्स रेन सोक्ड वेंटर, आगे लिखा हुआ एंड ऑन द, अब देखिए एंड ऑन यहाँ से स्टार्ट नहीं हो पाएगा, ऑफ इट्स यहाँ से, अब इट्स लगा हुआ तो इट्स स्टार्टर नहीं हो सकता। ऑन द वन हैंड, ठीक है, जाहिर सी बात है, ये होता है ऑन द वन हैंड एक बात हो जाएगी, ऑन द अदर हैंड दूसरी बात हो जाएगी, क्लियर हुआ। तो हमारे पास हर हाल में एक चीज़ है कि आर के बाद क्यू लगाना है, बीच में हो सकता है कोई आ जाए, हो सकता है ना आए, ठीक है ना। तो आर के बाद क्यू लगातार या पहले, ठीक है ना। तो अगर आप ऐसे ही देखोगे तो हमारे पास 2 ऑप्शन रहा, ये आर के बाद क्यू, ये गलत हो गया, ये नहीं होगा। यहाँ पर आर के बाद क्यू दिया हुआ है, यहाँ आर के पहले क्यू दिया है, ये हो नहीं सकता, यहाँ आर के तुरंत बाद क्यू है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि इसमें कौन सा आर के बाद क्यू लग रहा है, बीच में कोई गैप तो नहीं आ रहा है, बस ये चीज़ क्लियर कर लीजिए, ठीक है। तो आर हमारा स्टार्टर हमारा अब कहाँ से मिलेगा, ठीक है। ऑन द वन हैंड एक चीज़ हमको मिल गई, ऑन द वन हैंड हम शुरू करेंगे, ऑन द वन हैंड देयर इज द इमेंस ब्यूटी, ठीक है। अब ब्यूटी के बाद तुरंत आप ब्यूटी के बाद एंड तो लगा नहीं पाओगे, तो ब्यूटी के बाद क्या होगा, ब्यूटी ऑफ इट्स रेन सोक्ड वेंचर, एक चीज़ होगी ना, ब्यूटी के बाद ऑफ लगा के आप कनेक्ट करेंगे। अच्छा, इस आर के बाद ये दा लगा के कनेक्ट करेंगे, जाहिर सी बात होगी ना। और उसके बाद ऑन द अदर हैंड देयर आर द आर्टिफिशियल्स ऑफ इट्स विजिबल मोटिलिटी, ये चीज़ आ जाएगी, ठीक है।
क्लियर हो गया ना, किसके पीछे कौन सा सेंटेंस कनेक्ट हो रहा है। तो आर के बाद आपका कनेक्ट हो रहा है पी, ठीक है ना, ब्यूटी ऑफ इट्स रेंसोक्ड वेल्डर। तो ये हो गया, आर के बाद पी लग रहा है, और ऑन द अदर हैंड के बाद क्यू के बाद एस का पेयर बना है, आर पी का एक पेयर बन गया, एक क्यू एस का पेयर बन गया, हो गए हमारे दो पेयर। क्लियर हो गए। चलिए, तो इसमें आंसर क्या हो गया आपका, डी हो गया। बढ़ते हैं अगले पे, और अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहे हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहे हैं कि आर ऑफ एंड रूटेड, ठीक है। तो आर ऑफ एंड रूटेड यहाँ से तो आप स्टार्ट ले नहीं पाएंगे, द काजेज स्टार्ट ले सकते हैं, ऑफ एक्सट्रीम पावर्टी, तो ये तो सीधा हो गया ना, काजेज ऑफ एक्सट्रीम पावर्टी उसी की है, इन द इनइक्वालिटीज ऑफ सोशल सिस्टम्स, ठीक है ना। तो अब हमें वर्ब लगानी चाहिए, द काजेज ऑफ एक्सट्रीम पावर्टी, ये सब्जेक्ट हो गया, और वर्ब दिया है किसमें, आर ऑफ एंड रूटेड, और रूटेड के बाद ही हमें लगाना है कि इन किसमें रूटेड होते हैं। तो जाहिर सी बात है क्यू है, क्यू के बाद आर लग गया, क्यू के बाद आर लग गया, अब हम वर्ब पार्ट लगा देंगे पी, और उसके बाद लगा देंगे एस, क्यू आर पी एस, किसमें ऑप्शन दिया है, क्यू आर पी एस, ये देखिए क्यू आर पी एस आपका ऑप्शन मिल गया। क्लियर हो गई बात, ठीक है। क्यू आर एस पी और क्यू आर पी एस की बात थी, तो आपका आंसर इसमें क्या हो गया, इसमें आंसर होगा ए, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसके 7 क्वेश्चन कर चुके हैं, अब इसके बाद हम देखते हैं और क्वेश्चंस 7 के बाद, ठीक है। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, ठीक है, ये आपके सामने आया 8, 9, 10, ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। चलिए इसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है भाई। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि अ पर्सन बाय द वे, ठीक है, लिखा है ही बिहेव्स एंड, उसके बाद यू मस्ट जज, उसके बाद नॉट बाय द वे, दो में लगा है भैया, एक यहाँ पे वे लगा है, एक वहाँ पे लिखा है, और ये एंड नॉट। अब ये नॉट बाई के साथ जोड़ा है, तो किसके साथ जोड़ेंगे, एंड नॉट बाई, दो तरह से जज करने की बात हो रही है, एक जज इसके साथ कर रहे हैं, दूसरा इसके, दो बातें हो गई। एक पेयर क्यों होगा, यू मस्ट जज अ पर्सन, इस जज के बाद क्या आ सकता है, इस जज के बाद अ पर्सन आ रहा है, यू मस्ट जज अ पर्सन, आर के बाद क्या लग गया आपका, पी लग गया, और उसके बाद क्या लगा, ही बिहेव्स, ये हो गया, यू मस्ट जज अ पर्सन बाय द वे ही बिहेव्स। अब एंड के बाद एंड नॉट बाय द वे ही लुक्स, तो उसके बाद अब आप क्या करेंगे, क्यू के बाद आप लगा देंगे एस लगा देंगे, दो पेयर हमारे बनेंगे, आर पी और क्यू एस का पेपर। देखते हैं आर पी क्यू एस कौन है, ये ए वाला है आपका, आर पी क्यू एस, आंसर क्या हुआ आपका, ए हुआ। चलिए अगला बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, ये क्वेश्चन नंबर 9 रहा, देख लीजिए आपके सामने, ये क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, टू द ग्रेटेस्ट मर्डर ऑफ पीपल, नंबर ऑफ पीपल, सॉरी, टू द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल, आगे लिखा है दैट कॉजेज द लीस्ट डिस्कम्फर्ट, आगे लिखा है व्हेन एवर इन डाउट, और ऑलवेज ऑप्ट फॉर द ऑप्शन। तो व्हेन एवर इन डाउट ये स्टार्ट हो गया आपका, जब भी आप डाउट में होते हैं तो व्हेन एवर इन डाउट, ठीक है। तो आर हो गया, आर के बाद क्या हुआ, जब आप डाउट में हो तो ऑलवेज ऑप्ट फॉर ऑप्शन, ऑप्शन के बाद क्या होगा, आप रिलेटिव प्रोनाउन, ये जो लिखा है दैट काजेज, ये इसी ऑप्शन के साथ दैट काजेज लगा देंगे, ऑप्शन के बाद टू नहीं लगाएंगे, दैट काजेज लगाएंगे, डिस्कम्फर्ट के बाद टू लगेगा ना, इस डिस्कम्फर्ट के बाद टू लगाना है, तो इसके साथ ये वाला लग रहा है। क्लियर हुई बात। तो व्हेन एवर इन डाउट ऑलवेज ऑप्ट फॉर ऑप्शन दैट कॉजेज द लीस्ट डिस्कम्फर्ट टू द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल, ठीक है। तो क्या आया आपका आंसर, आया सबसे पहले आर, आर के बाद क्या आ गया आपका एस, एस के बाद क्या लगाएंगे क्यू, और लास्ट में क्यू के साथ डिस्कम्फर्ट के बाद टू जोड़ना है आपको, तो आर एस क्यू पी, कौन सा आंसर हुआ, आर एस, अरे ये नहीं, आर एस क्यू पी ये होगा, ठीक है, सी वाला ऑप्शन, ठीक है। चलिए तो ये हो गए 9 क्वेश्चन, ये रहा 10वां क्वेश्चन। देखिए आप फोटो पे मत जाइएगा, थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी है, लेकिन क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन की खूबसूरती से कोई लेना देना नहीं है, क्वेश्चन आपको साफ साफ दिखाई देना चाहिए, बस यही उसकी खूबसूरती है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा है ब्रॉड बाय बैड टाइम्स, ठीक है, ब्रॉड बाय बैड टाइम्स ये हो गया, अगेंस्ट द डिस्पेंडेंसी हो गया, आगे लिखा है आवर ग्रेटेस्ट डिफेंस, अब डिफेंस के बाद ही तो लगेगा अगेंस्ट, डिफेंस के बाद अगेंस्ट वाला आना चाहिए, फेथ एंड बिलीफ आर, ये आपका सब्जेक्ट और वर्ब का पार्ट हो गया, ठीक है ना, आवर फेथ एंड बिलीफ आर, उसके बाद आवर ग्रेटेस्ट डिफेंस, ठीक है। तो एस के बाद क्या हो गया, फेथ एंड बिलीफ आर आवर ग्रेटेस्ट डिफेंस, ठीक है ना। अब डिफेंस के बाद क्या लगाइए, किसके खिलाफ, अगेंस्ट द डिस्पोडेंसी, उसके बाद ये लगा दिया आपने क्यू, एस आर क्यू, 3 तो आपको मिल ही गया, इसके बाद 3 मिल गया तो आप ऑप्शन बना सकते हैं ना, एस आर क्यू,
तो SRQ, ये 3 ऑप्शन SRQ यहाँ मिल रहा है और कहीं हमको SRQ मिल ही नहीं रहा, एक में ही मिल रहा है। और ये बॉट बाई बैड टाइम्स ये लास्ट में ही आएगा। तो आपका आंसर क्या हुआ 10th का B। इतनी बात क्लियर हो गई हमारी, ठीक है। तो 10 क्वेश्चन हम लोग ये कर चुके हैं। अब हमको ढूंढना है कि 11वां क्वेश्चन कहाँ से शुरू होगा, क्योंकि हमारा जो सिस्टम है वो क्रम से आया नहीं है। फ़ोटो खींच के किसी से मंगाया है तो ये एक साथ क्रम में नहीं आया है, थोड़ा आगे पीछे हो गया है, ठीक है। तो थोड़ा आप में अब ढूंढना पड़ेगा कि क्वेश्चन नंबर 11 कहाँ है, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा सब्र रखिए, हमको जल्दी ही क्वेश्चन नंबर 11 मिल गया। और ये देखो मिल गया क्वेश्चन नंबर 11, ठीक, ये मिल गया। थोड़ा सा आपको सब्र रखना पड़ेगा, बस ज़्यादा देर नहीं लगेगी। क्वेश्चन नंबर 11 रहा ये, ठीक है। अब अगल बगल में आपको 11 और 16 भी दिखाई दे रहा होगा। आई थिंक इतना बड़ा काफ़ी है। देखिए साइनोनियम करने जा रहे हैं, फिर से बताएंगे नहीं, साइनोनियम का क्वेश्चन है। यहाँ से आ जाते हैं हम लोग, शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है, आफ्टर अ गुड मील इट इज़ इम्पोर्टेंट टू पे कॉम्प्लीमेंट टू द शेफ, ठीक है। जिसने खाना बनाया है, अगर अच्छा खाना बनाया था तो आप उसको कॉम्प्लीमेंट दीजिए। कॉम्प्लीमेंट के लिए आप टिप तो कह नहीं रहे हैं, टिप तो पैसे में आ जाता है। प्रेज मतलब उसकी तारीफ़ करिए, एडमोनिश करना उसको बुराई में आएगा नहीं, और रिविलिटी ये भी नहीं होगा। तो आपको तारीफ़ करनी है उसकी, तो प्रेज हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट देना मतलब किसी को ये कहना कि भाई खाना बहुत अच्छा बना था, थैंक यू वेरी मच, ये सारी, ठीक है ना, बात आई। अब आ जाइए 12वें पे, क्वेश्चन नंबर 12 में। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या रहा है, द वर्क इज़ लॉडेबल। और लॉडेबल का मतलब क्या हुआ, प्रशंसनीय, प्रेज वर्दी, जिसकी आप प्रशंसा करने जो बहुत अच्छा हो। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, प्रेज वर्दी हो जाएगा, क्योंकि लॉफेबल मजाक उड़ाने लायक हो जाएगा। बोल्ड और लाउड का यहाँ कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। बहुत डिटेल्ड एनालिसिस कभी बाद में करेंगे, अभी आपको आपके क्वेश्चन का सटीक आंसर की ज़रूरत है। लॉडेबल मतलब होता है प्रशंसनीय, उसके लिए प्रेज वर्दी ऑप्शन सुटेबल है, ठीक है। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 13, जहाँ लगेगा बहुत डिटेल में जाने की वहाँ चले जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। राज इज कॉम्पिटेंट कारपेंटर, कॉम्पिटेंट कारपेंटर। अब देखिए सेंस क्या है कारपेंटर का, तो राज एक कॉम्पिटेंट कारपेंटर है, मतलब क्या हुआ, बहुत अच्छा ही, बहुत बढ़िया, बहुत कुशल कारपेंटर है। तो एक तो हो गया। कैपेबल का मतलब क्या हुआ, कार्य करने में सक्षम। एक्सेप्शनल क्या होता है, असाधारण, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाएगा, ठीक है ना। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कारपेंटर कहेंगे आप या कैपेबल कहेंगे, अब ये दोनों निगेटिव हो जाएंगे। अनएडेप्ट का मतलब कुशल नहीं है, और क्लमजी का मतलब फूहड़ है, बेशऊर है। तो 2 ऑप्शन बच रहा है। राज एक सक्षम कारपेंटर है या असाधारण कारपेंटर है, ठीक है। इन दोनों में से क्या लगाना चाहेंगे, ठीक है। तो कॉम्पिटेंट कारपेंटर, एक्सेप्शनल मतलब असाधारण, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कारपेंटर है या कैपेबल है। तो कैपेबल क्षमता को दिखा रहा है, ठीक है ना। कैपेबल जो है वो क्षमता को दिखा रहा है, और एक्सेप्शनल उसके गुण को, उसके एडजेक्टिव को, उसके गुण दिखा रहा है। तो यहाँ पे क्षमता की बात नहीं हो रही। आई थिंक एक्सेप्शनल होना चाहिए, ठीक है। मेरे विचार से ये एक्सेप्शनल होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, क्योंकि यहाँ जो सेंस है कॉम्पिटेंट का, यहाँ उसकी क्षमता नहीं बल्कि उसकी योग्यता दिखाई जा रही है, ठीक है ना। और कैपेबल क्षमता के लिए आता है, और एक्सेप्शनल वर्ड योग्यता के लिए आता है। योग्यता और टैलेंट के लिए है, तो टैलेंट के सेंस में हम बी वाला लगाएंगे। आई थिंक कि यही ठीक है मेरे विचार से, ठीक है। चलिए अब आयोग अब जब आंसर की भेजेगा आपके, तब आप समझिएगा कि कौन सा आंसर उसमें हुआ, ठीक है। चलिए, ही इज़ डिलीजेंट इन सबमिटिंग असाइनमेंट। ही इज़ डिलीजेंट, डिलीजेंट का मतलब वैसे होता है मेहनती और परिश्रमी, लेबोरियस होता है, इंडस्ट्रियस होता है, ठीक है ना। इन सबमिटिंग असाइनमेंट, लेकिन आपको आंसर कंटेक्चुअल देना है, ठीक है। मैंने आपको एक अपने वीडियो में ये भी बताया था कि आप वोकैब का क्वेश्चन सॉल्व करें तो कैसे सॉल्व करेंगे। हमेशा आपका जो भी वर्ड होगा उसके सिनोनियम या एंटोनियम उस सेंटेंस के कंटेक्स्ट के अकॉर्डिंग होगी। अब यहाँ सेंटेंस का कंटेक्स्ट कह क्या रहा है, कह रहा है सेंटेंस का कंटेक्स्ट, ही इज़ डिलीजेंट इन सबमिटिंग असाइनमेंट्स। उसको कोई असाइनमेंट दिया जाता है तो असाइनमेंट को सबमिट करने में वो बड़ा डिलीजेंट है। डिलीजेंट का मतलब यहाँ बुद्धि से रिलेटेड है या उसके कार्य करने की शैली से डिपेंड करता है। तो डिले डैलिंग का मतलब क्या हुआ, लेट लपेट करने वाला, ये होगा नहीं। प्रोक्रेस्टिनेटिंग होता है आज का काम कल करेगा, ये दोनों तो अपोजिट में हो जाएंगे, लगेंगे नहीं। वो इंटेलिजेंट है, असाइनमेंट सबमिट करने में इंटेलिजेंट है या कॉन्शियस है, ठीक, कंसेंसस है। अब क्या करेंगे, इंटेलिजेंट बुद्धि का काम है, सब में असाइनमेंट सबमिट करने में बुद्धि का काम नहीं होता है, सजगता का काम होता है, तत्परता का काम होता है। तो आई थिंक कि ये कंसेंसस होना चाहिए, इंटेलिजेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो इसका आंसर मेरे विचार से डी होना चाहिए, ठीक है। बाकी लॉजिक आप लगा लीजिएगा, मुझे जो लॉजिक लग रही है वो मैंने अपनी लॉजिक लगाई है, ठीक है ना, और वो लॉजिक मैं आपको समझा भी रहा हूँ, ठीक। चलिए अगला वर्ड देते हैं। अगला वर्ड है हमारा
कि ही अपीयर्स टू बी रेटिसेंट। रेटिसेंट का मतलब जो मैंने पर्सनालिटी के वीडियो डाले हैं मेरे चैनल पे, इसी चैनल पे पर्सनालिटी से रिलेटेड 2 वीडियोस पड़े हुए हैं। उसमें पर्सनालिटी से रिलेटेड वर्ड्स में ये आया था, उसमें टॉकेटिव, गैरोलस और लोकेसियस के अपोजिट में मैंने बोला था कि 2 वर्ड होते हैं रेटिसेंट और टैसिटर्न। इसका मतलब होता है शांत रहने वाला, कम बोलने वाला, ठीक है ना। तो रेटिसेंट है, ही अपीयर्स टू बी रेटिसेंट मतलब वो कम बोलने वाला, शांत रहने वाला व्यक्ति दिखाई देता है। एक्सपेंसिव तो यहाँ लगेगा नहीं और जोली लगेगा नहीं। बचा साइलेंट का मतलब चुप रहने वाला, मतलब वही शांत रहने वाला। विड्रॉन है तो विड्रॉन मतलब कोई चीज़ वापस ले ली गई, विड्रॉ कर ली गई, इसका तो यहाँ कोई सेंस नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है। तो साइलेंट का सेंस नज़र आ रहा है। आपका आंसर क्या होना चाहिए? सी होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग करते हैं ये वाले क्वेश्चन, ठीक है ना। अब आगे ये क्वेश्चन नंबर हमारा 16 है, ठीक है। आओ 16 देखते हैं। ही इज़ ऑलवेज जोवियल। जोवियल का मतलब क्या होगा? खुशमिजाज, प्रसन्न चित्त रहने वाला, हैप्पी रहने वाला, ठीक है ना। हैप्पी लुकिंग पर्सन होता है। चीयरफुल बिल्कुल यही होगा जोवियल का। कैरलेस मतलब क्रूर, निर्दयी होता है, ठीक है। ब्रूटल होता है, काइंड अनकाइंड होता है। गैरोलस बहुत ज़्यादा बोलने वाला है। क्रेडुलस जो बहुत जल्दी किसी पर विश्वास कर लेता है, कान का कच्चा होता है, कुछ भी कहो उस पर यकीन कर लेगा वो। तो इसका सिनोनिम जोवियल का क्या होगा? चेयरफुल होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। देखो क्या लिखा? मोहन रिमेन्स मोरोस। मोरोस का मतलब क्या हुआ? उदास रहता है, बहुत दुखी रहता है। तो दुखी के लिए क्या होगा? इंट्रोस्पेक्टिव तो होगा नहीं, अंदर झांक कर देखने वाला होगा। जेनरस बहुत उदार व्यक्ति हो जाता है। चर्पी बहुत ज़्यादा बकर बकर करने वाला हो गया। सलन का मतलब उदास होता है, खिन्न मन वाला होगा, ठीक है। अनहैप्पी, डिसअपॉइंटेड, डिजेक्टेड, डिस्पेयर्ड होता है। सलन ऐसा आदमी होता है। तो आंसर आपका डी हो जाना चाहिए इसके लिए। आ जाइए 18 पर। 18 पे क्या होता है? रिलक्टेंट दिया हुआ। ही वॉज अ रिलक्टेंट लर्नर। रिलक्टेंट का मतलब होता है जब अनविलिंग होता है, उसकी उस चीज़ में रुचि नहीं होती है, तत्परता, उत्सुकता नहीं दिखाई देती। तो एंथुजियास्टिक अपोजिट हो जाएगा, इसमें जोश आएगा। ईगर उत्सुकता आएगी। अनविलिंग है जिसके अंदर उत्सुकता नहीं होगी, तो रिलक्टेंट का अपोजिट क्या हो गया? अनविलिंग हो जाएगा। फियरफुल है, डर, डर से यहाँ कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। 18 हो गया। चलो आओ 19 में आते हैं। और ये रहा हमारा 19 में क्या है? अमित ऑप्टिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक का मतलब क्या हुआ? पॉजिटिव, आशावादी, पॉजिटिव थिंकर, हु ऑलवेज थिंक्स अबाउट द पॉजिटिव थिंग्स ऑफ लाइफ के पॉजिटिव एस्पेक्ट को वो देखा करता है। तो पॉजिटिव एस्पेक्ट को देखे, पेसिमिस्टिक अपोजिट हो जाएगा। अनकेयरिंग निगेटिव वर्ड हो जाता है, लापरवाह के लिए आ जाएगा। केयर फ्री निश्चिंत होता है, बेफिक्र होता है, ठीक है। तो ये भी यहाँ पे होगा नहीं। सैंग्विन क्या होता है? सैंग्विन पॉजिटिव थिंकर होता है, ऑप्टिमिस्टिक होता है। आपका आंसर क्या हुआ? डी हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बहुत ज़्यादा हम लोगों को टाइम नहीं वेस्ट करना है, वरना डायलॉग मारने के लिए तो बहुत कुछ है। बकर बकर के नहीं, आप पेपर दे के आए हैं, जल्दी से अपना पेपर में लाइए। हालांकि मुझसे पहले बहुत से लोग डाल चुके हैं, आप लोग मिला तो लिए ही होंगे, फिर भी चलिए। सचिन इज़ वेरी कोऑपरेटिव बाय नेचर। सचिन इज़ वेरी कोऑपरेटिव बाय नेचर। अब कोऑपरेटिव का मतलब क्या हो जाएगा बच्चा? कोऑपरेटिव मतलब हुआ कि वो सहयोग करता है, कोऑपरेट करता है, हेल्प करता है। कंप्लेसेंट का मतलब क्या होता है? ये मेहरबान होता है, जो आपकी मदद करे वही तो मेहरबान करना, ये मददगार होता है, मदद करता है, ठीक है। अब कोवर्ट का यहाँ कोई सेंस आ जा नहीं रहा है, लग नहीं रहा है। कंप्लेसेंट का मतलब आत्ममुग्ध होता है, अपने आप में संतुष्ट होता है। और कॉनाइविंग मतलब होता है एक तरह से साठ गांठ करने वाला। तो ये सारे के सारे निगेटिव वर्ड हो। ये कंप्लेसेंट आत्ममुग्ध हो गया, और ये एक तरह से निगेटिव वाला वर्ड हो गया। ये भी निगेटिव फीलिंग वाला वर्ड है। तो कंप्लेसेंट ही है जो यहाँ पर ठीक ठाक कोऑपरेटिव के सेंस में आ जा रहा है, ठीक है। चलिए, तो उसका ऑप्शन होगा ए, ठीक है। ये 20 क्वेश्चन हो गए। अब फिर हम लोग और करते हैं 21। ये 11 से 20 तक हो गए थे। अब हम देखते हैं कि 21 वाला ऑप्शन कहाँ हमको मिल रहा है, ठीक है। तो 21 पीछे चला गया है शायद, यहाँ से है 21, ठीक है। आ जाइए, ये रहा हमारा 21। ये क्या है? क्वेश्चन क्या है? एडियम्स एंड फ्रेजेस। मैं आपको इसको सर्कल करके दिखाऊं या आप समझ रहे हैं? एडियम्स एंड फ्रेजेस हो गया, ठीक है। हटा के इसको थोड़ा बड़ा करके देखते हैं। ये रहा आपका आंसर। एक एक रहेगा, सामने रहेगा, बड़ा बड़ा रहेगा, देखते रहिएगा। थोड़ी असुविधा होगी, इधर उधर हिल विल जाता है, लेकिन परेशान मत होइएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है काउंटिंग योर चिकन। काउंटिंग योर चिकन का मतलब क्या हुआ कि अब अभी अंडे ही हैं, तो जब अंडे ही हैं, अभी अंडे से बच्चे निकले नहीं है, चिकन निकले नहीं, उसके आप गिन ले। अंडे फूटने के पहले ही आपने, हैच होने के पहले ही आपने गिन लिया। मतलब वही हो गया जैसे आप ही भैंस घास चल रही है और आप दही बेचने लगे, ठीक है।
तो ये वाली कहानी हो जाती है। तो काउंटिंग योर चिकन का मतलब क्या हुआ कि अंडे से बच्चे निकले नहीं हैं, उसके पहले ही आप चिकन गिन रहे हैं। मतलब क्या हुआ, सफलता के प्रति आप कहीं ज़्यादा ओवर एस्टिमेटेड हैं, ठीक है ना। तो देखते हैं, एक ऑप्शन है कॉन्फिडेंट ऑफ सक्सेस, ये हो सकता है। ग्रीडी, अब ये ग्रीडी का सेंस नहीं आएगा। बीइंग केयरफुल अबाउट स्पेंडिंग मनी, ये भी नहीं होगा, मनी स्पेंड करने से लेना देना नहीं है। गेटिंग स्कार्ड बिकॉज ऑफ डेंजर, ये भी नहीं है। तो फिर यही है सबसे सुटेबल ऑप्शन, कॉन्फिडेंट ऑफ सक्सेस। क्लियर हो गई बात, ठीक है। चलिए आते हैं 22 पे। और 22 क्या कह रहा है भैया, देखो 22, द आइसिंग ऑन द केक। आइसिंग ऑन द केक का मतलब क्या होगा, ठीक है। आइसिंग ऑन द केक का मतलब होता है कि आपको कोई चीज़ ऑलरेडी मिली हुई है जो बेनिफिशियल है, आपको फ़ायदे पर फ़ायदा, मुनाफे पर मुनाफा, ठीक है ना। कोई चीज़ अच्छी है, उस पर थोड़ा और एक्स्ट्रा बेनिफिट हो जाती है। तो एक्स्ट्रा बेनिफिट ओवर एबव एन ऑलरेडी गुड डील, एक ऑलरेडी गुड डील थी, ऊपर से थोड़ा आपको अलग मुनाफा हो गया उसमें, तो ये होता है आइसिंग ऑन द केक, ठीक है। अरे भाई केक थी ही, केक के ऊपर बर्फ़ लग गई, मतलब क्या हुआ, कुछ ऊपर की कमाई हो गई ठीक है। अ स्टिच इन टाइम, अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9, पूरा मुहावरा है। अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9, मतलब ये हो गया ना कि अगर शर्ट में ज़रा सी कहीं के खुरच लगी है, आपने नई शर्ट ली, ज़रा सी कहीं खुरच लग गई, उसी समय उसको 2 टाँके मार दीजिए, सिल लीजिए, तो ठीक है। नहीं तो 4 दिन छोड़ देंगे तो वो जो छेद है वो फैल जाएगा, तो जहाँ 9 रुपये लगना था वहाँ 90 रुपया लगेगा। तो यही है, अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9। क्लियर हो गई बात। तो अगर टाइम से आप कोई काम लेंगे, कोई एक्शन ले लेंगे, तो तमाम नेगेटिव इफेक्ट आप बच सकते हैं। तो टेलरिंग से कोई मतलब नहीं होगा, मेकिंग एन एफर्ट टू सक्सेस ये होगा नहीं, इनेबिलिटी टू टेक टाइम ये होगा नहीं। तो टाइमली एक्शन दैट प्रिवेंट्स अ नेगेटिव आउटकम, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। चलिए एट सिक्सेज एंड साइलेंस मतलब क्या होगा, पूरी तरह से कंफ्यूज, एकदम से अस्त व्यस्त, अव्यवस्थित, ठीक है। तो ऑन टॉप ऑफ सिचुएशन होगा नहीं, स्टेट ऑफ डिनायल होगा नहीं, स्टेट ऑफ टोटल कंफ्यूज, अरे हाँ यही तो होगा, हम गलत निशान लगा दिए, कुछ ज़्यादा फ्लो में आ गए, तो यही होगा, ठीक है। स्टेट ऑफ टोटल कन्फ्यूजन, वेल प्लान्ड तो होता ही नहीं है, ठीक है ना। तो ये आपका आंसर क्या हुआ 24 का सी। आते हैं 25 पे, हम लोग हाफ लगा चुके हैं, ठीक है, आधे क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। टॉकिंग 22 डजन, टॉकिंग 22 द डजन का मतलब क्या हुआ, अरे भाई आप 12 पे थे, 12 को आप 20 बोल रहे हैं, 12 पे थे, अचानक 1 2 3 4 10, देखो सुनो हमारी गिनती कैसी है, 1 2 3 4 10 12 14 20, कैसे जा रहे हैं, बड़ी जल्दी जल्दी नहीं कर रहे हैं, 12 की जगह 20 बोल रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, टॉकिंग हरीडली एंड रैपिडली, ये हुआ आपका आंसर। टॉकिंग टू मच होगा नहीं, टॉकिंग विदाउट मेकिंग, ये तीनों नहीं होंगे, ठीक है ना, ये हो गया आपको। चलिए नेक्स्ट करते हैं हम लोग, 25 हम लोग कर चुके हैं, और ये रहा आपका 26, ठीक है। थोड़ा और बड़ा कर दूं, इतना बड़ा ठीक है, काफ़ी है, दिख रहा है। 26 अंडर द वेदर, अंडर द वेदर का मतलब क्या हुआ, दुखी हैं, परेशान हैं, अस्वस्थ हैं, अनवेल हैं, अनहेल्दी हैं, ये रहा आपका आंसर, अनवेल और अनहेल्दी होना, ठीक है। वॉकिंग इन द रेन, ये होगा नहीं, मतलब अंडर द वेदर आप सोचेंगे पानी बरस रहा होगा, ये आपको धोखा देने के लिए दिया हुआ था। कंट्रोल्ड बाय एलिमेंट्स, और ये ब्रोबीटेन नहीं हुआ, ब्रोबीटेन का मतलब होता है ना धमकी देना, ठीक है। चलिए तो होगा बीमार होना, अनवेल होना। आगे सिट ऑन द फेंस, सिट ऑन द फेंस का मतलब 2 लोगों में आपस में बहस हो गई, आप चारदीवारी पर बैठ करके फैसला कर रहे हैं, दोनों ओर समान नज़र से देख रहे हैं, किसी के प्रति कोई भेदभाव नहीं है, तो टू सिट ऑन द फेंस हो गया। तो टू एक्ट प्रॉम्प्टली नहीं होगा, टू एक्ट टू बी लेजी भी नहीं होगा, टू बी अनडिसाइडेड यही होगा। आप किसी की ओर नहीं है, आप निष्पक्ष हैं, दोनों ओर से एक नज़र से देख रहे हैं दोनों को। टू सिट विदाउट डूइंग एनीथिंग, ये भी नहीं होगा, तो आपका आंसर हुआ सी इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है, वंस इन ब्लू मून का मतलब होगा ईद का दूज का चांद हो जाना, हिंदी में इसको कहते हैं दूज का चांद होना। मतलब कोई व्यक्ति जो कभी साल खाड़ में एक आध बार दिखाई देता है तो उसको कहते हैं वंस इन ब्लू मून। तो रोमांटिक मूवमेंट ना, ब्लू मून का मतलब आप रोमांटिक मूवमेंट नहीं है, कुछ लोगों को धोखा देने के लिए। ओकेजनली भी नहीं होगा, ओकेजनली मतलब वो आदमी कभी कभार आ जाता है, तो होगा क्या, ये रेयरली होगा, ऑफेन तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। वंस इन ब्लू मून का मतलब रेयरली। थ्रू थिक एंड थिन का मतलब क्या होता है, दुख में, कष्ट में, मुसीबत में, ये होगा थ्रू थिक एंड थिन। तो जीनियस फ्रेंडशिप हो, जेन्युइन फ्रेंडशिप होगी नहीं, बेस्ट ये सब नहीं होगा, आपका क्या होगा थ्रू डिफिकल्ट टाइम्स, दुख कष्ट मुसीबत में। थ्रू थिक एंड थिन का मतलब होता है दुख में, सुख में, कष्ट में, ठीक है। तो दुख और कष्ट में हम साथ देंगे, आई विल स्टैंड बाय यू। थ्रू थिक एंड थिन का मतलब मैं दुख सुख किसी भी तरह के कष्ट में तुम्हारे साथ रहूँगा, तो यही होगा आपका थ्रू डिफ़िकल्ट टाइम्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 30,
तो क्वेश्चन नंबर 30 का मतलब हुआ लाइक चॉक एंड ग्रीस। ठीक है, थोड़ा सा टेढ़ा बना हुआ है, कोई बात नहीं है। तो लाइक चॉक एंड चीज, चॉक एंड चीज मतलब क्या हुआ, ग्रेट डिफरेंट। चॉक कहाँ चीज, तो चॉक और चीज में क्या है, बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, इन दोनों में कुछ भी एक जैसा नहीं है। तो डिफरेंट, वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, यही आपका आंसर हो गया। और देखना हो तो विदाउट एनी ब्लेमिश, और ये कोई नहीं होगा, ठीक है ना, कोई मतलब नहीं है। 30 हो गए। चलिए फिर 30 हम लोग कर चुके हैं। अब 30 के बाद हम लोग फिर देखते हैं 31 से। आपको बता चुके हैं कि हमारा जो ये सीक्वेंस में नहीं है। चलो मिल तो गया 31 यहीं पे, अच्छी बात है, इत्तेफाक की बात है कि 31 इसी के तुरंत बाद मिल गया। अब ये वाला 31 वाला क्या है, देखिए भैया, ये है स्पॉटिंग एरर। ठीक है, आप समझ ही रहे हैं इसमें करना क्या होगा, दिखाऊं, देख रहे होंगे। आ जाओ यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं सीधे हम लोग। 31 में करना क्या है, 31 में देखिए, अ कंपनी ऑफ 5000 सोल्जर्स। ठीक, ध्यान रखिएगा, अ कंपनी ऑफ 5000, यहाँ ऑफ लगा हुआ है। हैविंग मार्च्ड टायरलेसली फॉर ओवर 5 डेज, 5 दिन तक लगातार काम करते रहे, चलते रहे। यहाँ कोई दिक्कत नहीं, हैविंग परफेक्ट पार्टिसिपल है, कोई एरर नहीं है। हैव जस्ट मूव्ड इनटू देयर कैंटोनमेंट, अपने कैंट में पहुंच गए। ये हैव किसके लिए लगा हुआ है, ये हैव 5000 सोल्जर्स के लिए लगा है, या फिर ये हैव कंपनी के लिए लगा हुआ है। तो ये जब बीच में ऑफ लगाओ, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वाले में मैंने बताया था, जो मैंने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का एक सेशन कराया है, एक वीडियो है 41 मिनट की, उसमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एक बार में एक सेशन में पूरा कर दिया है। ठीक है, तो उसी में मैंने बताया था कि अगर सब्जेक्ट में 2 पार्ट होते हैं, ये आपका सब्जेक्ट हो गया और बीच में कोई प्रीपोजिशन लग गया, ऑफ लग गया, और इसके बाद आपको वर्ब लगानी है, तो वर्ब किसके लिए लगेगी, ऑफ के पहले, प्रीपोजिशन के पहले वाले को देख के लगेगी। और ये जो हैव है किसके लिए लगेगी, ये सोल्जर्स के लिए नहीं लगेगी, बल्कि अ कंपनी के लिए लगेगी। क्लियर हो गई बात। तो अ कंपनी, जब ये आप अ कंपनी के लिए वर्ब लगाएंगे तो हैव ना लगा के क्या लगाना चाहिए था, हैज़ लगाना चाहिए था। तो एरर पार्ट कौन सा हो गया, सी हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 32। और 32 क्या कह रहा है कि एवरी पर्सन, ध्यान रखिएगा, सब्जेक्ट के रूप में आपको पा रहे हैं एवरी पर्सन। एवरी पर्सन क्या होगा, ये सिंगुलर हो सब्जेक्ट हो गया। हु बिलीव्स, बिलीव्स में देखिए वर्ब में एस लगा है, तो ये तो ठीक है लगा हुआ। इन प्रिंसिपल्स, प्रिंसिपल भी ठीक है। मस्ट, वर्ब की फर्स्ट, मस्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है। स्टैंड अप टू फाइट, ये भी ठीक है, यहाँ तक कोई गलती नहीं। फॉर देयर कन्विक्शंस, ये देयर किसके लिए लगा है, देयर लगा है, एवरी पर्सन के लिए लगा है। तो एवरी पर्सन अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके लिए वर्ब में एस लग सकती है, तो आप देयर कैसे लगा सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ देयर ना लगा करके आपको क्या लगाना चाहिए, हिज लगाना चाहिए। वंस मोर एरर किस में है, सी में। चलिए आगे बढ़ें, हमारा क्वेश्चन नंबर 33 आ गया। देखिए 33 में क्या कह रहा है कि ओलंपिक गेम्स रिफ्लेक्ट्स, ओलंपिक गेम्स, ये रिफ्लेक्ट्स क्या हो गई, वर्ब, और ओलंपिक गेम्स क्या हो गई, ये सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट हमारा क्या है, सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, तो वर्ब हमारी कैसी होनी चाहिए, प्लूरल होनी चाहिए। और वर्ब में जो रिफ्लेक्ट वर्ब में एस लगा है, ये वर्ब क्या हो गई, ये सिंगुलर वर्ब हो गई। तो फिर वही बात आई, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब कैसे लगाएंगे, तो ये रिफ्लेक्ट्स नहीं होना चाहिए था, ये होना चाहिए था रिफ्लेक्ट। वर्ब में एस लगाएंगे, सिंगुलर हो जाएगी। तो ओलंपिक गेम्स रिफ्लेक्ट, ठीक है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब आनी चाहिए थी। तो एरर पार्ट कौन हो गया, ए हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। और हमारा क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट 34। 34 क्या कह रहे हैं, द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल स्ट्रेस्ड द नीड फॉर डिसिप्लिन। नीड के बाद फॉर नहीं लगता, नीड ऑफ लगता है ना, नीड ऑफ डिसिप्लिन, नीड फॉर नहीं होता नीड के बाद। क्लियर हो गई। और स्टूडेंट्स के पहले जो अमंगस्ट लगा है, अमंगस्ट लगता है क्योंकि इसके पहले दा लगा है। अगर नाउन के पहले दा लग जाए तो अमंग और अमंगस्ट दोनों लग जाता है। यहाँ कोई गड़बड़ी नहीं है, और पहले वाले पार्ट में भी कोई गड़बड़ी नहीं है, गड़बड़ी केवल यही है। ठीक है ना। और स्ट्रेस के बाद अगर सोचो कि आन वगैरह लगाना होगा, तो स्ट्रेस के साथ आन वगैरह लगता नहीं है। एक बार और इसके पहले एनडीए में ये क्वेश्चन आ चुका है, एक बार नहीं, दो बार ये क्वेश्चन आ चुका है। स्ट्रेस के बाद आन नहीं लगा था आयोग के आंसर में। ठीक है, तो स्ट्रेस के बाद आन नहीं लगाना है, बस नीड के बाद फॉर नहीं लगती, फॉर नहीं ऑफ लगता है। क्लियर हो गया बात। 34, तो 34 हो गया। अब चलिए इसके आगे हम लोग देखते हैं कि हमारा 35 कहाँ मिलेगा। तो 35 ये तो है नहीं, 34 हो गया, तो देखते हैं 35 रहा हमारा यहाँ पर। ठीक है, तो ये रहा 35। फ़ोटो खींचने में भैया थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो गया है, इस बात से आप कॉम्प्रोमाइज़ करिएगा, आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। किसी ने फ़ोटो खींच के भेजी है, तो अब जैसा है मेरे पास उसी तरह में कर लेते हैं। देखिए लिखा है फेलियर ऑफ स्टेपिंग स्टोन टू सक्सेस।
तो फेलियर इज द स्टेपिंग स्टोन टू सक्सेस, ये तो टू ठीक लगा है, स्टेपिंग स्टोन टू सक्सेस होता है। असफलता हमारी सफलता की स्टेपिंग स्टोन होती है। हाउएवर सक्सेसिव फेलियर्स आर नॉट सक्सेसिव स्टेपिंग स्टोन्स ऑफ सक्सेस, लेकिन लगातार फेल होना वो सक्सेस का स्टेपिंग स्टोन नहीं है। तो सक्सेस का स्टेपिंग स्टोन नहीं है, लेकिन सक्सेसिव नहीं है ना, ये सक्सेसिव स्टेपिंग स्टोन ऑफ सक्सेस ये नहीं होना चाहिए। तो ये सक्सेसिव जो लगा है ये सुपरफ्लुअस हो गया, इसको यहाँ लगाने की कोई ज़रूरत नहीं थी, ये गलत लगा ही है, ज़रूरत की बात ही छोड़ दो, वो इनकरेक्ट ही लगा हुआ है। ठीक होना क्या चाहिए था, फेलियर इज द स्टेपिंग स्टोन टू सक्सेस, हाउएवर सक्सेसिव फेलियर्स आर नॉट स्टेपिंग स्टोन्स टू सक्सेस, ये नहीं लगाना चाहिए था। क्लियर हो गई? तो आंसर किस में हो गया, सी में हो गया। आते हैं 36 में, देखें 36 क्या कह रहा है। 36 कह रहा है इंडियाज स्ट्रेंथ्स आर इट्स डाइवर्सिटी ऑफ कल्चर, ठीक है, यहाँ तक तो सही है। द स्पिरिट ऑफ टॉलरेंस इन इट्स पीपल, ये जो इट्स लगा हुआ है, देखिए दो इट्स होते हैं, मैं आपको समझाऊं, एक इट्स ऐसे लिखा जाता है और एक इट्स ऐसे लगाया जाता है कामा के साथ। ये जो इट्स है ये पजेसिव होता है, ठीक है, क्या होता है, पजेसिव, इट का पजेसिव हो गया, जैसे आई का माई होता है। और जो ये वाला इट होता है इसका मतलब होता है इट इज, क्या होगा, ये इट इज होगा। अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओगे तो ये इट हैज़ भी हो सकता है, इट के बाद कामा लगा के एस लगा दिया गया है, तो दैट मीन्स ये इट इज़ भी हो सकता है, इट हैज़ भी हो सकता है, ज़रूरत पड़ने पे इट वाज भी हो सकता है। क्लियर? तो कामा लगाने वाले इस वाले इट्स की ज़रूरत यहाँ नहीं थी, यहाँ इसी इट्स की ज़रूरत थी जो यहाँ लगा हुआ है। क्लियर हो गया? यहाँ पजेसिव के सेंस में आया है, ठीक है, यहाँ इट इज़ पीपल के सेंस में नहीं आया है, बल्कि इट्स पीपल के सेंस में आया है, और ये होना चाहिए था ऐसा इट्स। हो गई बात क्लियर? आई थिंक देयर शुड बी नो डाउट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे। वंस, ठीक है ना, वंस कंसिडर्ड 9th प्लेनेट ऑफ द सोलर सिस्टम, लिखा है प्लूटो इज टुडे लिस्टेड एज द लार्जेस्ट ड्वार्फ प्लेनेट ऑफ सोलर सिस्टम। अब देखिए प्लेनेट ऑफ सोलर सिस्टम, एक गड़बड़ी लग रही थी यहाँ ऑफ की, लेकिन ऑफ की गड़बड़ी हो नहीं सकती है। क्यों नहीं हो सकती है? मुझे पहले लगा था कि ऑफ गड़बड़ है, इन सोलर सिस्टम होना चाहिए, लेकिन अगर मैं यहाँ कर दूँ प्लेनेट ऑफ सोलर सिस्टम का प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम, तो यहाँ पर प्लेनेट ऑफ द सोलर सिस्टम का आप क्या करेंगे, यहाँ भी ऑफ लगा है, यहाँ भी ऑफ लगा है, अगर यहाँ गलत होगा तो यहाँ भी गलत होगा, यहाँ सही होगा तो यहाँ भी सही होगा। दैट मीन्स कि हमारा ए में और डी सी में कोई गलती नहीं है। तो अगर गलती है तो आपने पढ़ा होगा कि जो प्लैनेट्स होते हैं उनके नाम के पहले हम लोग क्या यूज़ करते हैं, द यूज़ करते हैं, आपने पढ़ा होगा। अब मैंने भी आर्टिकल में पढ़ा था कि हेवनली बॉडीज़ के पहले द लगाते हैं, जितने भी स्टार्स हैं, प्लैनेट्स हैं, सैटेलाइट्स हैं, उनके पहले हम लोग द लगाते हैं। अब आप कहेंगे कि ये प्लैनेट तो रह नहीं गया, लेकिन आज भी इसको ड्वार्फ प्लैनेट कहते हैं भैया, ठीक, आज भी उसे ड्वार्फ प्लैनेट कहते हैं, इसलिए प्लूटो के पहले द लगना चाहिए। मेरी समझ से यही गलती है, एंड आई थिंक आई एम करेक्ट, आई एम राइट। मैंने आपको लॉजिक बताई। क्लियर हो गई बात? चलिए क्वेश्चन नंबर 38 आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 38 में है द ग्रेटेस्ट ग्लोरी इन लाइफ, ठीक, द ग्रेटेस्ट ग्लोरी इन लाइफ इज टू बी एबल टू रियलाइज वंस ड्रीम्स। अब ये जो वंस लिखा है ये तो प्लूरल नाउन का सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। जैसे कहीं लिखा हो कि ही हैव 10 पेन्स, ठीक है, ही हैज़ 10 पेन्स ये लिखा, और आई हैव, फिर मैं कहूँ कि आई हैव 3, आई हैव 3, अब आई हैव 3 तब हम ये वंस लगा लेते हैं, किसके बदले में, यहाँ इस वंस का मतलब हो गया पेन्स, ठीक है, इस तरह से हम ये वंस का प्रयोग करते हैं, वन में एस लगा के प्लूरल बना सकते हैं, लेकिन वो किसी नाउन के बदले में आता है। ये वाला वंस हमें यहाँ नहीं चाहिए था, हमें यहाँ लिखना है वंस ड्रीम्स, ये पजेसिव है, ये पजेसिव है तो कौन वाला वंस लगना चाहिए था, ये वन लगा करके ऐसा वाला कामा लगेगा, उनके बाद ये वाला वंस होना चाहिए, तो ये आपका गलत हो गया। आंसर क्या हो गया? बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका ये रहा क्वेश्चन नंबर 39, थोड़ा सा कम अच्छा इसकी फ़ोटो आई है, लेकिन एडजस्ट करिए। टू एबल टू मैनेज वंस एंगर इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ एन इंडिविजुअल्स साइकोलॉजिकल मैच्योरिटी, ठीक है ना, अपने गुस्से पर काबू पाना किसी भी आदमी के साइकोलॉजिकल मैच्योरिटी को रिफ्लेक्ट करता है।
तो जो मुझे समझ में आ रहा है वो क्या होगा, ये रिफ्लेक्शन एक डेफिनिट हो गया, उसे भी रिफ्लेक्शन काउंटेबल नहीं होता। इसके पहले यहाँ जो आ लगा है वहाँ क्या लगाना चाहिए, इज द रिफ्लेक्शन ऑफ एन इंडिविजुअल्स साइकोलॉजिकल मेच्योरिटी। जो आ लगा है वो आ जो है वो गलत है, आर्टिकल के रूल के खिलाफ है, वहाँ पे दा लगना चाहिए, ऑफ भी लगा हुआ है यहाँ। जब आप लगा देते हैं तो वो डेफिनिट हो जाता है, नाउन डेफिनिट हो जाएगा तो उसके पहले दा लगेगा। दूसरी बात, रिफ्लेक्शन जो है वो एक अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है ना, तो इसलिए उसके पहले आ लग भी नहीं सकता था। क्लियर हो गई बात। अगला क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, अगला क्वेश्चन ये क्वेश्चन नंबर 40 है, आ ऑनेस्ट मिस्टेक। देखिए मैं आपको ठीक से दिख नहीं रहा होगा, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ आ ऑनेस्ट मिस्टेक, ठीक है ना, आ ऑनेस्ट मिस्टेक। आप जानते हैं ये ऑनेस्ट लिखा है तो इसको हम प्रोनाउंसिएशन क्या करते हैं, ऑनेस्ट। तो ये आता है क्या, वॉवेल साउंड आता है, वॉवेल साउंड आएगा तो आ नहीं लगेगा, यहाँ पर क्या लगेगा, एन लगेगा, ठीक है ना। तो आपका आंसर क्या हुआ इसका, ए हुआ। ठीक, 40 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, हमारे पास 10 क्वेश्चंस और रह गए हैं, 41 to 50, ठीक है। तो 41 to 50 ये देखिए तुरंत बाद में लगा हुआ था, ज़्यादा नहीं परेशान होना पड़ा। ये देखिए तो क्वेश्चन क्या है पहले ये देख लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा आज का जो क्वेश्चन है, ये देखिए कुछ गड़बड़ हो रही है, कोई बात नहीं है, ये है एंटोनियम का, ठीक है ना। तो अब मैं इसको हटा के वहाँ से खिसका दे रहा हूँ, ये लगा दे रहा हूँ आपका बड़ा बड़ा क्वेश्चन। थोड़ी देर पहले जो आपको तकलीफ हो रही थी वो इसमें नहीं होगी। क्लियर है, ठीक है। आइए, तो ही इज एसेंशियली, अब देखिए जब इसका आंसर करेंगे तो केवल क्रूड मत देखिएगा, पूरा सेंटेंस देखिएगा। क्लियर हो गई बात, हाँ। तो ही इज एसेंशियली अ क्रूड पर्सन, क्रूड का मतलब अनरिफाइंड पर्सन है, उसके मैनर्स जो हैं वो अच्छे नहीं हैं, अभी एकदम से गवार देहाती है और अक्खड़ उजड़ टाइप का है, कल्चर्ड नहीं है, ठीक है। तो क्रूड का कोर्स तो सिमिलर हो जाएगा, रिफाइंड मतलब क्या हुआ, एकदम से बहुत पढ़ा लिखा, एकदम से बहुत ही इंटेलिजेंट, कल्चर्ड वेल कल्चर्ड हो जाता है रिफाइंड, ठीक है। और तेल के संदर्भ में जाइएगा तो तेल भी वही होता है, अभी अपरिष्कृत अशुद्ध तेल होता है, साफ कर लेते हैं तो रिफाइंड हो जाता है। आदमी के संदर्भ में अगर पढ़ा लिखा कल्चर्ड नहीं है तो क्रूड हो जाएगा, और पढ़ा लिखा सुसभ्य है तो वो रिफाइंड हो जाता है। तो आपका आंसर क्या होगा इसके लिए, बी। ईगर माने उत्सुक होगा, बैलेंस्ड मतलब ये मेंटल से रिलेटेड होता है, मानसिकता से रिलेटेड होता है, यहाँ पे आंसर नहीं आएगा। आपका आंसर हो गया 41 का बी, ठीक है। तो डिस्टर्ब मत होइएगा अगर कुत्ते उत्ते के भौंकने की आवाज़ आ रही हो पीछे से तो, ठीक है। आ जाइए अगला, तो हिज कॉन्फिडेंस इज हाई, कॉन्फिडेंस है, कॉन्फिडेंस का अपोजिट क्या होता है, डेफिडेंस होता है, जाहिर सी बात है, सीधे सीधे दिया हुआ है, ठीक है। ईगरनेस पॉजिटिव वर्ड हो जाएगा, स्ट्रीट फॉरनेस पॉजिटिव हो जाएगा, इंड्योरेंस पॉजिटिव हो जाएगा, निगेटिव चाहिए था हमको, तो कॉन्फिडेंस का निगेटिव अपोजिट क्या हो गया, डेफिडेंस हो गया। अभी बाकी सबका आप जानते ही हैं बहुत ज़्यादा, अब उसमें मीन मेक निकालने की ज़रूरत नहीं है, जब कुछ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत आएगी तो करेंगे। हिज इंटीग्रिटी इज नोटिस्ड, दो चीज़ें होती हैं, देखिए एक इंटीग्रिटी की मीनिंग होती है ना यूनाइटेडनेस, या इसको आप कह सकते हैं अखंडता हिंदी में समझना चाहो तो, और दूसरा इंटीग्रिटी का मतलब होता है ऑनेस्टी या लॉयल्टी, ऑनेस्टी इसी को आप कह सकते हो लॉयल्टी भी, ठीक है। ऑनेस्टी लॉयल्टी ये होती है इंटीग्रिटी का मतलब। अब इसका अपोजिट किसी का भी इसमें से मिल जाए, ठीक है, मतलब डिसयूनाइटेड मिल जाए तो भी हो जाएगा, और डिसऑनेस्टी मिल जाएगा। स्किलफुलनेस पॉजिटिव वर्ड हो गया, होगा नहीं, एबिलिटी पॉजिटिव हो गया, होगा नहीं। अब डिपेंडेबिलिटी एक चीज़ है, डिपेंडेबिलिटी, तो यहाँ डिपेंडेबिलिटी का कोई सेंस नहीं था, आएगा डिसऑनेस्टी, क्योंकि इंटीग्रिटी का मतलब ऑनेस्टी था, अपोजिट डिसऑनेस्टी आ जाएगा। तो आपका आंसर इसका क्या होगा, वो डी होगा। 43 हो गया, चलो 44 पे चलते हैं। 44 क्या कह रहे हैं कि ही इज अ बेनिवोलेंट इंडिविजुअल, बेनिवोलेंट का मतलब क्या होता है, परोपकारी, ठीक है, जो दूसरों की मदद किया करता है। तो हेल्पिंग अदर्स ये हो गया, बेनिवोलेंट जनरस, हेल्पिंग अदर्स। तो क्लेवर का सेंस नहीं है, मॉडरेट का यहाँ कोई सेंस नहीं होगा, मेल वोलेंट, ठीक। एक बात आप समझ लीजिए, जहाँ भी आपको बेनी मिले तो उसके अपोजिट में क्या करिएगा, एंटी में हमेशा आप ये वर्ड लगा दीजिए मेल। मेल का मतलब क्या हुआ, खराब, बैड, और बेनी का मतलब क्या हुआ, हेल्पिंग अदर्स, गुड के लिए लगता है। तो बेनिवोलेंट का अपोजिट मालवोलेंट हो जाएगा। क्लियर बात हो गई। तो ये है आपका आंसर, एम्बिवैलेंट होगा नहीं, यहाँ पे इसका कोई रिलेशन नहीं है। क्लियर हो गया। बेनिवोलेंट का मालवोलेंट, मालवोलेंट होता कौन है एक्चुअली मैं आपको समझा दूं। बेनिवोलेंट होता है उपकारी, परोपकारी, और मालवोलेंट होता है अपकारी, जो दूसरों को कष्ट देता है और ये दूसरों को मदद देता है। क्लियर, ठीक है। चलिए
आते हैं 45 पर। तो 45 है क्या, इसका मतलब क्या है, हिज सार्टोरियल मैनर इज जज्ड। तो सार्टोरियल मैनर जानते हैं क्या होता है, सार्टोरियल रिलेटेड है दर्जी से, टेलर से रिलेटेड होता है, और ये बहुत ही फैशन से संबंधित होता है, स्टाइलिश होता है, ठीक है, स्टाइलिश कपड़े, आप ये कह सकते हो कि ये फैशन से रिलेटेड हो सकता है, ठीक है। तो इसका अपोजिट हमको ढूंढना है, इसमें कहीं मिल जाता है। अनस्टाइलिश मिल तो गया, पहले ही मिल गया। अनकम्प्रोमाइजिंग जो समझौता नहीं कर सकता, कॉमन और क्रूड यहाँ लगेगा नहीं, सिर्फ क्या हो गया, अनस्टाइलिश हो जाएगा, ठीक है। क्रूड ये लगा दिए है धोखा देने के लिए, ये होगा नहीं, अनस्टाइलिश होगा, क्योंकि सार्टोरियल का मतलब होता है स्टाइलिश, फैशनेबल। क्लियर हो गई बात। चलिए, तो अब आते हैं इधर हम लोग, 5 क्वेश्चंस हमारे पास और बचे रह गए हैं आपके। और क्वेश्चन नंबर 46 है, देखिए 46 है ऑथेंटिक। ऑथेंटिक का मतलब क्या हो गया, प्रामाणिक, जेन्युइन होता है। ऑथेंटिक का मतलब क्या हुआ, जेन्युइन हो गया, या आप कह सकते हो इसको ओरिजिनल कह सकते हो ये, ठीक है, ओरिजिनल। इसका अपोजिट क्या होता है, इसका अपोजिट हो सकता है फेक, हो सकता है आर्टिफिशियल, हो सकता है काउंटरफीट, हो सकता है, ठीक है ना, तो फोर्स्ड हो सकता है, ये सब चीज़ें हो जाएंगे। तो चलिए ढूंढते हैं। ऑथेंटिक का अपोजिट, ये तो सिमिलर, जेन्युइन सिमिलर हो जाएगा, तो ये आंसर नहीं होगा। एक्सपेंसिव खर्चीला हो गया, रिलेटेड ही नहीं है। रेयर का यहाँ कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो फेक का मतलब क्या होता है, नकली, जाली, फर्जी, ये होता है नकली, जाली या फर्जी। तो आपका आंसर क्या हुआ, इसका डी हुआ 46 का। अब आ जाओ 47 पे। 47 का मतलब क्या हुआ, डेल्यूज। डेल्यूज का मतलब होता है मूसलाधार बारिश, बहुत भयानक बारिश, टोरेंट कह सकते हो। टोरेंट ना कहो तो मतलब ये कह सकते हो ना, रेनिंग कैट एंड डॉग, ये बहुत मूसलाधार बारिश होती है। तो डेल्यूज अफेक्टेड द पॉपुलेशन, डेल्यूज हो गया। तो क्लाउड बस्ट हो जाएगा, तो सिमिलर हो जाएगा, ठीक है ना, आंसर होगा नहीं। ड्रॉट अपोजिट हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। डिफॉरेस्टेशन यहाँ रिलेटेड नहीं है, और ड्रिजल के मतलब फुहारें पड़ना, बूंदाबांदी होना, ये हो जाता है। आंसर क्या हुआ आपका, बी हुआ। चलिए 48 में आओ। 48 में क्या है, हिज डेडिकेशन इज नोन टू ऑल। अब यहाँ डेडिकेशन किस सेंस में लेने चाह रहे हो, हिज डेडिकेशन इज नोन टू ऑल, तो डेडिकेशन का मतलब होता है समर्पण। अब अगर आप किसी चीज़ के प्रति समर्पित हैं तो 2 चीज़ें आ सकती हैं, आपके अंदर श्रद्धा भक्ति हो सकती है, या आपके अंदर उस चीज़ के प्रति रुचि हो सकती है। मतलब क्या हुआ, वो फिल्मों के प्रति डेडिकेटेड है, वो अपने कैरियर के प्रति डेडिकेटेड है, कैरियर के प्रति क्या है, उसको रुचि बहुत ज़्यादा है। तो 2 चीज़ें आ सकती हैं। अब देखते हैं जिसके अपोजिट में हमको यहाँ मिल जाता है। क्लैरिटी तो होगा नहीं यहाँ पे, हॉस्टिलिटी दुश्मनी है तो कोई मतलब ही नहीं है। अपैथी का मतलब क्या हो गया, अरुचि हो गई, डिसलाइकिंग हो गई, अपैथी डिसलाइकिंग हुई, और एंगर गुस्सा हो गया। तो हमारे समझ से तो यही एक चीज़ आएगा जो इसमें अपैथी आ गई, क्योंकि डेडिकेशन में इंटरेस्ट था, रुचि थी, और अपैथी जो है वो अरुचि और डिसइंटरेस्ट के लिए लगता है। तो ये 48 का सी होना चाहिए आई थिंक, ठीक है ना। तो 49 में आ जाओ। 49 में आएगा पर्सपिकेसिटी, ठीक है। तो पर्सपिकेसिटी मतलब होता है पर्सपिकेबल, जो किसी चीज़ को बेध के उस पार निकल जाए, मतलब पेनिट्रेटिवनेस होती है। आप ये कह सकते हो किसी बच्चे की ये कुशाग्र बुद्धि होती है, मतलब ब्रिलियंट माइंडेड हो सकता है और शार्प माइंडेड हो सकता है, ये चीज़ आ जाएगी। तो स्मार्टनेस सिमिलर हो जाएगा, लगेगा नहीं। डलनेस मूर्खता, बुद्धूपन, ये हो सकता है। डेडिकेशन का यहाँ कोई लेना देना नहीं। डेविएशन होता है मार्ग से विचलित होना, आप जैसे यहाँ जा रहे हैं, ठीक है, किसी लालच जाना, आपको यहाँ है, यहाँ पहुँचना, आप यहाँ से इधर मुड़ लिए, डाइवेट हो गए, अपने मार्ग से विचलित हो गए, ठीक है। जैसे बहुत से लोग यहाँ आते हैं IAS बनने के लिए, न जाने क्या क्या बन के रह जाते हैं, कैरियर से वो हो जाते हैं। तो पेंचेंट एक वर्ड है, पेंचेंट। पेंचेंट का मतलब जानते हैं क्या होता है, लगन होती है किसी चीज़ के प्रति, परसिवरेंस होता है, ठीक है। लगन हिंदी में बोल दिया, पेंचेंट होता है किसी चीज़ की परसिवरेंस, कुछ चीज़ पाने की, कुछ करने की, कुछ लक्ष्य हासिल करने की, वो एक जिजीविषा होती है, उसके लिए जीने मरने की जुझारूपन होता है, वो लगन आती है, ठीक है। वो शादी वाली लगन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ठीक है, कि बस मुंह में लड्डू फूटने लगे, शादी वाली लगन है, यही वो वाले लगन नहीं है। ये शादी, ये कौन सी लगन है, कैरियर के प्रति, पढ़ाई के प्रति, काम के प्रति लगन, ये आती है। तो अब इसमें आपको करना क्या पड़ेगा, तो लगन में तो टेंडेंसी का कोई मतलब नहीं, इफिनिटी होता है, सिमिलरिटी, फियर मतलब डर होता है, तो ठीक है ही होगा। लगन होगी तो लाइक होगा, पसंद होगा तभी तो यहाँ हमको क्या लग रहा है अपोजिट में, तो फिलहाल मुझे एक ही चीज़ लग रही है, डिसलाइक, ठीक है ना। चलिए, तो ये थे 50 क्वेश्चंस हमारे, और
फॉर ऑन माई बिहाफ आई हैव ट्राइड माई बेस्ट टू गिव यू द करेक्ट आंसर्स। और उसके बाद भी आयोग से जो आंसर किया है कि देख लीजिएगा आप लोग, उसे मैच कर लीजिएगा। और मुझे नहीं लगता कि कोई भी आंसर बदलेगा फ़िलहाल, क्योंकि जितने भी आंसर मैंने आपको बताए हैं उसके पीछे की लॉजिक के साथ बताया हूँ। ठीक है, इफ़ यू डिसएग्री विद एनीवन यू कैन राइट इन माई जो कमेंट बॉक्स है उसमें आप लिखिएगा, अगर आपको कोई डाउट है, कोई शक शुबहा है तो। ठीक है, तो काफ़ी लंबा समय हो गया है, मैं डिस्कशन यहीं पे बंद करता हूँ। फिर मिलेंगे नेक्स्ट किसी चीज़ के साथ। टेक केयर, थैंक यू।